Okay, so we were discussing about the crystal field theory. Okay, and the postulate portion is completed. यानी जो postulate थे उसके जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था. अब हमें ये देखना है कि जो स्प्लिटिंग होती है ना, मैंने आपसे कहा था व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डी ऑर्बिटल हैं मेटल के कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं दे आर डीजेनरेट. ये डीजेनरेट होते हैं कब तक होते हैं? जब तक कि लिगैंड इनकी तरफ अप्रोच नहीं करे. बट जब लिगैंड इनकी तरफ अप्रोच करता है तो जो डी ऑर्बिटल हैं ये फिर दो सेट में ब्रेक हो जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं. और इसी टूटने को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ओके, अब बात आती है कि ये स्प्लिटिंग कैसे होती है. देखो हमारे सिलेबस में हमने कहा स्प्लिटिंग दो बातों पे ज़्यादा डिपेंड करती है. वैसे कई फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जो हम लोग को ध्यान देना है वो ज्योमेट्री. ज्योमेट्री पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है ये कि स्प्लिटिंग कैसी होगी, कितनी होगी. तो हम लोग के सिलेबस में दो ज्योमेट्री पढ़नी है जिसमें स्प्लिटिंग के बारे में बात करनी है हमें. एक तो अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो स्प्लिटिंग कैसी होगी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तब स्प्लिटिंग कैसी होगी. ये बात हमें याद रखना है. ओके, ये तो हमारे सिलेबस में है. टेट्राहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी नंबर ऑफ लिगैंड कितने होते हैं? 4. ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, यानी नंबर ऑफ लिगैंड कितने होते हैं? 6. तो इन दोनों ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग कैसे होती है इसे आपको समझना है. अब थोड़ी सी बात आप समझिए. ये हम मान लें कि एनर्जी एक्सिस है. जब कोई मेटल एटम या आयन वो कॉम्प्लेक्स बनाने के मूड में नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसकी एनर्जी मान लीजिए ये है. इसको हम बोलते हैं कि ये, अब हम यहाँ पे एनर्जी डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल में ही मेजर चेंजेज आते हैं. तो ये डी ऑर्बिटल है, ये एनर्जी एक्सिस याद रखना. यानी इसमें जिसको नीचे बनाया है उसकी एनर्जी कम है, जिसको ऊपर बनाएंगे उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो ये है मेटल एटम या आयन की ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब वो कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने के मूड में नहीं है, एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है. लेकिन अब इसने डिसाइड किया कि हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे. कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने का मतलब है कि कोई रिएक्शन होगी ना, तब ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, या ऐसे हो जाएगा. तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी. यानी अब अच्छा, रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो इसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा. तो रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ले जानी पड़ेगी, तब ये प्रोडक्ट में आएगा. तो वैसे जो मेटल है अगर वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना चाहता है, यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन मतलब एक नया कॉम्प्लेक्स, एक नया प्रोडक्ट, तो वो अपनी एनर्जी को पहले बढ़ाएगा. तो यानी वो रिएक्शन के लिए अपने आप को तैयार करेगा. तो इस रिएक्शन के लिए जब अपने आप को तैयार करेगा तो इसके जो डी ऑर्बिटल हैं या मेटल आयन जो है उसकी एनर्जी ये इंक्रीज हो जाती है. पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई. ये होगा मेटल का एक्साइटेड स्टेट, है ना, एक्साइटेड स्टेट. अब इस एक्साइटेड स्टेट में जब मेटल है तब लिगैंड इसकी तरफ आएंगे, और जब लिगैंड इसकी तरफ आएंगे तो क्या होगा? अभी तक तो ये डीजेनरेट ही है ना, लेकिन अब इसकी डीजेनरेसी जो है वो खत्म होगी. अब खत्म होगी, देखो अब देखो एक्साइटेड स्टेट में जब इनकी एनर्जी सबकी बराबर है तो इस एनर्जी लेवल को बोला जाता है बैरी सेंटर. क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर. ठीक है. और दूसरी बात, अब देखिए कि जब ये स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, तो कुछ डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी. यानी बैरी सेंटर से कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ की एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, जिससे ओवरऑल एनर्जी चेंज, यानी स्प्लिटिंग के बाद होने वाला जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो कैंसिल आउट हो जाए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे. अब बात आती है ये कि
टोटल 5 d ऑर्बिटल हैं, कितने ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और कितने ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 दो केस जो है डिस्कस कर लेते हैं, पहला टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम बात करेंगे कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ये OH जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में OH क्या है, ऑक्टाहेड्रल का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, इसको ग्रुप थ्योरी एक होती है, उसमें इसको लिखा जाता है OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल। ओके, और ये एक्सेप्टेड जो है टर्म है। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे स्प्लिटिंग होती है, तो पहले ऑक्टाहेड्रल की मीनिंग समझ लो। ऑक्टाहेड्रल में होते हैं एक मेटल और इसको अप्रोच करते हैं टोटल कितने लिगेंड, 6 लिगेंड। अब मेटल की तरफ जो लिगेंड का अप्रोच है वो क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। टोटल लिगेंड कितने होंगे, 6 होंगे, और हर एक लिगेंड अलोंग द एक्सिस मेटल को अप्रोच करता है। तो आप बोलेंगे एक्सिस कितने होते हैं भाई, एक्स हो गए, वाई हो गए, जेड हो गए, तो 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस कैसे होंगे। तो आप देखो इसको ऐसे बढ़ा दो, हर एक एक्सिस को ऐसे भी ऐसे बढ़ा दो। अब आप देखिए एक लिगेंड इधर से आएगा, दूसरा लिगेंड इधर से अप्रोच करेगा, एक लिगेंड इधर से, दूसरा इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो क्या होगा, जितने लिगेंड हैं सबका अप्रोच कैसा है, अलोंग द एक्सिस है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं 6 लिगेंड, और इनका अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, तो दे अप्रोच अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच करते हैं। क्लियर इतनी बात। अब आ जाते हैं मेटल के पास जो d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं। मेटल के पास जो d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है, होते ही होते हैं, कम हो ज़्यादा हो बट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो लिगेंड्स होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ही तो होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर कोई भी हो वो इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा तभी तो डोनेट कर पाएगा। तो अब क्या होता है, जो मेटल के d ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड्स आएंगे तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। और याद रखना कहीं पे रिपल्सन अगर हो तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पार्ट 1 में कि अगर यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल हैं तो 3 d ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनका ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस होगा, और 2 ऐसे होंगे जिनका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस होगा। 2 कौन कौन से अलोंग द एक्सिस वाले, तो मैंने आपसे कहा था dx2y2 और dz2। ये 2 ऐसे हैं जिनका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है, यानी ये इसी एक्सिस पे ही रहते हैं। ओके, इनके जो लोब हैं, जो इनके डमसेल होते हैं वो इसी एक्सिस पे इनका ओरिएंटेशन होता है, जबकि बाकी के जो 3 हैं dxy, dyz एंड dxz, ये तीनों क्या होते हैं, इनका ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस, मतलब अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस के बीच में ऐसे कहीं हो जाएंगे, जबकि ये दोनों क्या होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे। अब आप सपोज करिए कि मान लो ये 2 एक्सिस हम मान लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं, एक है जो अलोंग द एक्सिस है, एक्चुअल शेप नहीं बना रहे बट ऐसे दिखा रहे हैं, दूसरा है जो मान लीजिए कि ऐसे एक्सिस के बीच में है। ओके, ये बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है। अब लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड का अप्रोच इसमें कैसा है, अलोंग द एक्सिस है। तो आप अब बताओ कि इसके ठीक सामने कौन सा ऑर्बिटल पड़ेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं का ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है। तो आप बताओ लिगेंड और इन ऑर्बिटल के बीच में ज़्यादा जो है रिपल्सन होगा या इनके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो जो ठीक सामने पड़ रहा है रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, क्योंकि ये तो दूर है ना। फिर लिगेंड के ठीक सामने तो ये दोनों पड़ जा रहे हैं, तो इन दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बाकी जो 3 हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से 2 सेट में ये ब्रेक हुआ। अब आप देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये स्प्लिटिंग होती कैसे, ये फिर बनाने के लिए आती है। ये एनर्जी एक्सिस है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, 5 ग्राउंड स्टेट। फिर ये लिगेंड यानी मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है या करने के लिए तैयार होता है, तो ये ग्राउंड से एक्साइटेड में गया। अब लिगेंड इसके पास आएगा, मैंने कहा कि 2 हैं जिनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा,
तो जिनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा उनकी एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी, है ना। इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो गई एंड द एनर्जी ऑफ रेस्ट थ्री टी एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, इनकी एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट में ब्रेक हो गया। ये जो दो ऑर्बिटल का है इसमें कौन कौन से हैं, टी एक्स टू टी वाई टू और टी जेड स्क्वायर, इन दोनों को के सेट को बोला जाता है कि जी सफिक्स में होगा, याद रखना। और यहाँ पे इन तीनों में कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिए डी एक्स वाई, टी एक्स जेड, डी वाई जेड, इन तीनों के सेट को क्या बोला जाता है, T2G। तो इस तरह से जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट में ब्रेक हो गया। एक पहला सेट दो ऑर्बिटल का है जिसको EG बोलते हैं, दूसरा सेट है T2G, ओके, जिसमें तीन ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा ना, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोला जाता है। अब डेल्टा ओ क्या है, तो देखो डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ओ का मतलब है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डेल्टा हो गया। अब मैंने कहा ना कि ये जो है ये बैरी सेंटर होगा। अब बैरी सेंटर से इन तीनों की इतनी एनर्जी कम हुई है, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ी है। तो देखो जो टोटल डेल्टा ओ होता है उसमें से ये आपका होता है, ये कितना यहाँ से बैरी सेंटर से कितना बढ़ता है, तो पहले बस साइन पॉजिटिव होगा, एनर्जी बढ़ी है, तो ये होता है 3/5 ऑफ डेल्टा ओ। इस डेल्टा ओ का 3/5 या फिर 3/5 को आप सॉल्व कर दिए तो आपको मिलेगा 0.6 डेल्टा ओ, क्योंकि ओवरऑल तो 1 डेल्टा ओ है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिक्रीज होगा, तो होगा -2/5 डेल्टा ओ, या फिर आप इसे सॉल्व करें तो 0 यानी -0.4 डेल्टा ओ, यानी टोटल जो डेल्टा ओ है उसमें से इसकी एनर्जी 0.6 डेल्टा ओ बढ़ जाती है और इसकी एनर्जी 0.4 डेल्टा ओ डिक्रीज हो जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 डेल्टा ओ जो है, यानी 1 डेल्टा ओ इज इक्वल टू होता है 10 टी क्यू, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है इसको टी क्यू के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी क्यू हो गया ये। और टोटल कितना है ये, तो जहाँ पे यहाँ पे 1 डेल्टा ओ है वहाँ पे आप इसे 10 टी क्यू, यानी इन दोनों के बीच के गैप को 10 टी क्यू लिख सकते हैं। तो अगर ये 10 टी क्यू हो तो इसका हमने कहा 60% इधर होना चाहिए ऊपर की तरफ, यही दिख रहा ना पता, तो यानी ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप जो होगा ये 6 टी क्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा ये 4 टी क्यू हो जाएगा। तो डेल्टा ओ के टर्म में आप इसको लिखें या फिर इसको टी क्यू के टर्म में लिखें, ये इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। अब आपके मन में एक दो क्वेश्चन होंगे, जैसे क्या कोई भी लिगेंड हो स्प्लिटिंग हमेशा इतनी ही होगी 1 डेल्टा हो, तो आंसर है हाँ। स्प्लिटिंग मान लीजिए इतनी हुई तब भी हम उसको डेल्टा ओ बोलेंगे, और स्प्लिटिंग इतनी हुई तब भी डेल्टा ओ ही बोलेंगे, और इस प्रपोर्शन में ये डिवाइड हो जाता है। ये प्रपोर्शन यानी कि इसके डिवाइड होने का जो प्रपोर्शन है हमेशा यही रहेगा। तो देखो जब मैंने इसे बनाया है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये एनर्जी एक्सिस है। एनर्जी एक्सिस पे आप जो बोल रहे हैं कि ये प्लस 0.6 और 0.4 होना चाहिए, तो उसी प्रोपोर्शन में ये बना भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप इसको जो है छोटा, इसको करीब बना दें, इसको दूर बना दें, तो गलत है वो। ओके, तो ये होती है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो पहले आप स्प्लिटिंग देख लीजिए, उसके बाद आई थिंक क्लियर है आपको। तो एक बार आप इसे इसको इतना पोर्शन लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी स्प्लिटिंग या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, कोई डाउट होगा फिर से पूछिएगा, क्योंकि यही स्प्लिटिंग जो है अगर आपको आ जाता है तो आप बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। तो लिखिए इन एन ऑक्टाहेड्रल coordination
entity, there are 6 ligands surrounding the metal atom, are ion. ठीक है, जो बताया सिंपल वही है. एंड दे आर, इनका ओरिएंटेशन कैसा होता, दे आर along the axis of octahedron. So the repulsion between the electrons, हैंड राइटिंग के कोई इशू तो नहीं है ना, मैं बोल भी रहा हूँ. सो द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल की ऑर्बिटल, d orbital, and the electron of the ligand इज ग्रेटर. किसके लिए ग्रेटर होगा भाई, इज ग्रेटर फॉर dx2 माइनस y2 एंड dz2, इन दोनों के लिए ग्रेटर होगा dz2 ऑर्बिटल्स. क्यों होगा, तो आप लिख लीजिए which are pointing towards the axis ना, along the axis होते हैं ये दोनों, इसलिए इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा. तो उसके बाद फिर किसके रिस्पेक्ट में रिपल्सन ज़्यादा होगा, दैन, तो dxy, dyz एंड dxz और dxz ऑर्बिटल्स which are directed in between the एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में होते हैं. अब आगे आप देख लीजिए, अब इससे क्या होगा, सो द एनर्जी ऑफ dx2 y2 एंड dz2 ऑर्बिटल्स, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, Eg ऑर्बिटल्स. ई स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, बट जी ई का सफिक्स है. ऑर्बिटल्स will be raised और साथ में क्या होगा, बाकी जो है एंड दैट ऑफ द dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स, इनको क्या कहा जाता है, T2g ऑर्बिटल्स. इनकी एनर्जी क्या होगी, T2g ऑर्बिटल्स विल बी लोवर्ड. इनकी एनर्जी क्या होगी भाई, विल बी लोवर्ड, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी. तो इस तरह से क्या हुआ, जो डीजेनरेसी है वो हो गई गायब, है ना. thus the degeneracy of d orbital, the degeneracy of d orbitals has been removed or this
splitting of the degenerate level due to presence of ligands in a definite geometry. ज्योमेट्री क्या है वो तो फिक्स ही है. इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं भाई इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं. और उसके बाद जो इनके बीच जो एनर्जी गैप होगा ना, जो दोनों टूटे हैं दोनों के बीच, यानी T2G और EG, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा. ओके, तो एंड द एनर्जी गैप या एनर्जी सेपरेशन, आप कुछ भी लिख लीजिए, इज डिनोटेड बाई डेल्टा है. ये ओ सफिक्स में ओ है, जीरो नहीं, इतना याद रखना. ओके, तो यहाँ पे जो ओ है, ओ फॉर ओ सबस्क्रिप्ट जो है ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल के लिए है. ओके, thus the energy of the two EG orbitals will increase by, कितना बढ़ती है भाई? इंक्रीज बाई कितना? तो 3/5 डेल्टा ओ एंड that of the three T2G orbitals will decrease by 2/5 डेल्टा. ठीक है, ये अब आप इसे बना लीजिए. तो बनाने के लिए ये एनर्जी एक्सिस है, बिना बोले आप समझिए. फाइव होने चाहिए. फिर ये इनकी एनर्जी बढ़ेगी ऐसे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. ओके, ये दिखाया गया. अब इसके बाद ये तो इनका बैरी सेंटर हो जाएगा. बाकी ये दो हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बाकी तीन हैं ऐसे जिनकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी. हमने कहा ये प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है. दिस इज नोन एज बैरी सेंटर. ओके, इनकी एनर्जी कितनी बढ़ी और इनकी एनर्जी कितनी कम हुई, टोटल एनर्जी कितनी है? तो ये पहले देख लीजिए. टोटल एनर्जी है डेल्टा ओ. ठीक है, और इसमें से अच्छा ये हमने क्या कहा कि ये है Tx2y2 और Tz2, जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है EG. और इसमें कौन कौन से हैं? Txy, Tyz, dxz, जिनको कलेक्टिवली बोलते हैं T2G. इनकी एनर्जी कितनी जो है कम हुई? तो आंसर है इनकी एनर्जी 2/5 डेल्टा ओ या फिर 0.4 डेल्टा ओ कम होती है, और इनकी एनर्जी 3/5 डेल्टा ओ या फिर
0.6 डेल्टा ओ इंक्रीज होती है। ओके, इतनी बात आप लिख लेंगे। उसके बाद ये हो गया। अब आप ये बात समझ लीजिए कि डेल्टा ओ इज इक्वल टू, कभी कभी इसको 10 भी लिखा जाता है। तब 0.6 डेल्टा ओ को आप 6 मानेंगे, 6 और 0.4 डेल्टा ओ को मानेंगे कितना, 4 ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक पॉइंट आप नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है एग्जैक्टली, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये स्प्लिटिंग यानी जो डेल्टा ओ है कितना कम, हमेशा इतना ही होगा। हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल ही हो लेकिन किसी में इतना ही हो, यहाँ पे लेके यहाँ तक ही स्प्लिटिंग हो, इतनी ही, तो वो भी डेल्टा ओ ही होगा। तो स्प्लिटिंग कितनी ज़्यादा होगी, वो जो 6 लिगेंड आ रहे हैं ना इसकी तरफ अप्रोच करने वाले, उन पे डिपेंड करता है। तो कुछ के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, कुछ के केस में कम होगी। तो जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो स्प्लिटिंग कम करते हैं उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रोड्यूस लार्ज स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ओके, वेयर एज वीक फील्ड लिगेंड प्रोड्यूस स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ टी ऑर्बिटल। तो भाई ये हुआ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, ये हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।